ये जो दूसरी पुस्तक आज निकली है, जो सामाजिक कार्यों से जो पूरी पुस्तक भरी हुई है, तो ये है संघर्ष की बात और चिट्ठी पत्री के साथ। क्योंकि समाज में आज आप देख रहे हो कि हर आदमी, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो चाहे सामाजिक के फील्ड में हो, तो मतलब हर चीज़ को पाने का तरीका आजकल लोगों ने अलग कर दिया है कि या तो वो NH को जाम करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे या कहीं पर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन मैंने इस पुस्तक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम कोई भी अगर कार्य करें तो हम पढ़े लिखे तभी माने जाएंगे अगर हम उस कार्य को एक अपने पत्र के माध्यम से करें। धन्यवाद। आज राजा सहस्त्र भाव की पवित्र ऐतिहासिक नगरी नगर पालिका परिषद बड़कोट में सर्वप्रथम मां भगवती को नमन करते हुए, बाबा बौखनाथ को नमन करते हुए, शमेश्वर देवता को नमन करते हुए, मां यमुना जी को नमन करते हुए, तटेश्वर महादेव को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में मेरे दादाजी, जो कि आज यहाँ पर 96 साल की उम्र में भी आज हमारे बीच में, यहाँ पर आपने देखा भी वृक्षारोपण भी उन्होंने साथ में किया, तो मैं अपने दादाजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मुझे समय पर अच्छी शिक्षा दी। और जब माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं तो उसी का ही फल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर जो आज सामाजिक जो कार्य कर रहा हूँ, आज जो मेरी पुस्तक विमोचन का जो पुस्तक लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में मेरे बहुत ही आदरणीय इस क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक श्री केदार सिंह रावत जी का मैं अपनी ओर से और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों की ओर से आपका मैं बहुत बहुत यहाँ पर आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार विधायक जी का आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में मेरे बहुत ही आदरणीय मेरी दीदी कर रहा था कि देखो, किसी आदमी के लिए क्या होता है कि स्वार्थ के दुनिया में किसी आदमी के लिए कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, तो वो केवल तब तक उस आदमी से जुड़ा है जब तक पद रहता है। लेकिन जीवन में आदमी को ऐसे काम करने चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से किसी से जुड़े। तो ऐसी मेरी दीदी आदरणीय स्वराज विद्वान जी, जो पूर्व में सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार में रही हैं, तो दीदी मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी मुझे कहीं पे आपकी जरूरत होती है तो आपका भी मना नहीं करते हैं। दीदी के लिए भी एक बार आप जोरदार तालियों से दीदी का यहाँ पे स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मेरे बहुत ही आदरणीय और मेरे ताई जी श्रीमती अनुपमा रावत जी, जो कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष ही मैं बोलूंगा क्योंकि दूसरा अध्यक्ष अभी नहीं बैठा, तो मैं ताई जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी मुझे समय समय पर सदमार्ग में चलने के लिए निर्देश करती हैं। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय मेरी बुआ जी, जिनको शायद पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड जानता है, ऐसी मेरी बहुत ही आदरणीय श्रीमती जसोदा राणा जी, जो पूर्व में नगर पंचायत की यहाँ पे अध्यक्षा भी रही हैं और जिला पंचायत की अध्यक्षा भी रही हैं। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि देख लो, मतलब हमारे बीच में चाहे मेरी ताई जी हो, चाहे मेरी बुआ जी हो, चाहे मेरी दीदी हो, मतलब महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर कितना आगे नाम इस बड़कोट का भी रोशन किया है, उत्तरकाशी का भी नाम भी रोशन किया है। मैं बुआ जी का भी अपने हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो आपका प्यार, आशीर्वाद, दिशा निर्देश मुझे हर पल हर वक्त जो आप मुझे देते हो, उससे मुझे लगता है कि आपके दिल में भी ऐसा है कि भाई देखो, हमारे क्षेत्र से भी कोई दूसरा आदमी, देखो सामाजिक फील्ड हो, राजनीतिक फील्ड हो, हमारे जो युवा है वो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़े, ऐसी आपकी सोच है। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे यहाँ पे मेरे बहुत ही आदरणीय श्री रुकम सिंह असवाल जी,
डॉक्टर रुकम सिंह असवाल जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि शायद जब मुझे पत्र लिखना भी नहीं आता था तो आप मुझे बुलाते थे। जब आप यहाँ पे बड़कोट में प्राचार्य थे तो आप मुझे बताते थे कि कपिल तिलाड़ी के बारे में लिखना है या कोई सामाजिक कार्यों के बारे में लिखना है, तो आपने भी जो हौसला मेरा उस समय से बढ़ाया। देखो, सामाजिक कार्य करने के लिए जब तक आप लोगों की जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरे साथ नहीं रहेगा तो सामाजिक कार्य आदमी नहीं कर सकता। तब भी मैं तो आपके मुंह से मैं एक ही चीज सुनता हूं कि उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। तो आपको भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका जो सहयोग, आशीर्वाद मुझे हर पल मिलता है वो मैं जीवन में शायद ही कभी भूल पाऊंगा। यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय श्री सीताराम गौड़ जी, जो कि हमारे आरएसएस के बहुत ही सम्मानित नगर संचालक भी हैं। आपका भी मुझे जो स्नेह प्यार मिलता है वही मुझे सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। मेरे यहाँ पर बहुत ही आदरणीय इंजीनियर रमेश रावत जी, जो पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकोष्ठ के रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप भी, मैं देख रहा हूँ कि शायद जब मैं बहुत छोटा था तब भी मैं रमेश रावत सुनता था। आप भी बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यों में लगातार आप एक्टिव हैं। आपका भी मैं यहाँ पर इस जो मेरे पुस्तक लोकार्पण का समारोह था, इसमें मैं आपका यहाँ पे पुनः आपका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय श्री रुकम सिंह रावत जी, जो पूर्व अध्यापक रहे हैं, आपका भी मुझे हर समय मार्गदर्शन मिलता है। आप भी मुझे सामाजिक कार्य करने के लिए हर समय प्रेरित करते हैं। आपका भी मैं यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके पास में मेरे गुरुजी श्री भगत राम बोगड़ा गुरुजी, देखो अभी मेरी दीदी ने कहा था कि उन्होंने मुझे ब्रह्मखाल में पढ़ाया, लेकिन गुरुजी ने मुझे यहाँ पे भी हाई स्कूल में, इंटर में मुझे यहाँ पे पढ़ाया। और आज जो कुछ भी ये बुक भी आप जो देख रहे हो, तो ये गुरुजी का भी इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने भी इसमें कई लेख इसमें लिखे हैं इस बुक में। मैं गुरुजी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उनके बगल में मेरे बहुत ही आदरणीय बड़कोट गांव से श्री भीम सिंह कठेत जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त तहसीलदार हैं। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत ही हमारे जो कुल पुरोहित हैं श्री हरिशरण उनियाल जी, आपके चरणों में भी मैं सत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय श्री महिपाल सिंह असवाल जी, शिक्षकों के हित में अच्छे प्रयास किए, आपका भी मैं यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय श्री प्रेम पंचोली जी, जिन्होंने, अभी दीदी ने आपको सारी चीज बता दिया, मैं आपका मतलब समय वो नहीं करूंगा बैठ। तो मेरे ऐसे बहुत ही आदरणीय श्री प्रेम पंचोली जी, जिन्होंने ये पुस्तक इसको मतलब पूरा संग्रहित किया और जो इन्होंने इसमें जो भी कुछ किया है वो पुस्तक आज आप लोगों के सामने लोकार्पण हुआ। तो इनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत ही आदरणीय, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं उनका नाम लास्ट में लिया जाता है। मेरे यहाँ पर बहुत ही आदरणीय रेणुका ज्योतिष केंद्र के आचार्य श्री शक्ति प्रसाद सेमवाल जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको मैंने एक बार फोन किया, आप सीधे देहरादून से बड़कोट आए और आपकी जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो मुझे हर समय सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देता रहता है। यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे जो बाबा बौगनाग जी हैं, जिनका नाम आज पूरे विश्व में विख्यात हो गया है, उनके जो माली हैं मेरे बहुत ही आदरणीय श्री संजय डिमरी जी, आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने आपको एक बार निमंत्रण दिया और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। मेरे बहुत ही आदरणीय यहाँ पर माँ भगवती के जो हमारे प्रसाद डिमरी जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री देवी प्रसाद कंडवाल जी, आपका भी मैं यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बड़े भाई श्री चंद्रमोहन सिंह राणा जी, आप भी कंसेरू से हैं और माँ भट्टा सिंह के आप पुजारी हैं, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री
कंसेरू के अध्यक्ष हैं, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री मथुरा प्रसाद डिमरी जी का जो जमदग्नि महाराज जी के वहाँ पे पुरोहित है, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री बिरजू मोहन गौड़ जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो विकास का चौथा स्तंभ है, मेरे पत्रकार जो साथी हैं, आप सभी लोगों का भी, बड़े भाई चिरंजीव सेमाल का, दीपक कल्लूड़ा जी का, अरविंद झाड़ा जी का, प्रताप झाड़ा जी का और तुषार नौटियाल जी का, दीपक नौटियाल जी का, आप सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने, जो मैंने एक छोटा सा ये कार्यक्रम किया था, तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखो, मैं भी आप लोगों का भाई हूं, बेटा हूं, और मैं भी लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहा हूं। लेकिन हर कार्य को अगर कोई आदमी मुंह से बोले तो वो कार्य नहीं गिना जाता है। और देखो, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ क्षेत्र में, पर जो छोटे छोटे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे हमारे श्री केदार सिंह रावत जी के आशीर्वाद से हो, चाहे अनुपमा रावत जी हो, चाहे हमारे जसोदा राणा जी हो, देखो कार्य जो सामाजिक कार्य होते हैं वो अकेले नहीं किए जाते हैं। मैंने भी किसी न किसी से प्रेरणा लेके सामाजिक कार्य किए हैं और मैं प्रयास करता हूं कि जो छोटे छोटे कार्य हैं वो आज ये पुस्तक के माध्यम से आप उन कार्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतनी कड़कड़ाती धूप में भी आपने इस कपिल के लिए जो समय है वो अपना समय दिया। इस समय को मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आशीर्वाद इसने मुझे हर पल मिलता है। मैं अगर आज मुझे कई जगह से फोन आया, खरसाली से मेरा मामा कोट है, तो वो लोग बोल रहे थे कपिल हम 4-5 गाड़ियां लेके आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भाई देखो, ये कोई हमारा कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, आज ये मेरा केवल पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम है। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं इस कार्यक्रम में केवल बड़कोट के ही मेरे जो मतलब प्रबुद्ध लोग हैं उन्हीं को मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूं। और इसमें मतलब कोई राजनीति का वो नहीं है इसमें। तो मैं सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि देखो, जीवन में जो अच्छे कार्य होते हैं, अच्छे पद चिन्हों पे जो चलना होता है, उसका ये है कि उसके लिए आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उस चीज से सीखती है। और आज जो ये पुस्तक देखो, एक जो पुस्तक मैंने मेरे पे जो लिखी गई, उस पुस्तक को देखो, आदमी इंसान क्या होता है, आदमी रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसके अच्छे कर्म और गलत कर्म वो यहाँ रह जाते हैं। तो आप सब लोगों के सामने जो मेरी दूसरी पुस्तकें निकली, पहली मेरी इससे पहले निकली थी संघर्ष की राह पर डॉक्टर कपिल, और जो ये दूसरी पुस्तक है मेरी, ये है संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ। तो मैंने इसमें ये किया है कि आज आप देखते हो बड़े बड़े मंचों से लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर देते हैं, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप जब इस पुस्तक को पढ़ोगे तो इसमें हर काम आपको एक प्रूफ के साथ मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जो आपका प्यार आशीर्वाद निरंतर मुझे आज तक मिलता आ रहा है, और इससे लग रहा है कि जो आप इतने धूप में भी यहाँ बैठे हुए हैं, इससे लग रहा है कि आपका जो प्यार आशीर्वाद है ये आने वाले समय में मुझे और अच्छे ढंग से सामाजिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक बात याद रखना कि जिस दिन आपके पत्रों में आपके पर्सनल इंटरेस्ट दिखाई देंगे, मुझे शायद मैं आप पे कोई किताब या आप पे कोई आर्टिकल लिख पाऊँ, उस दिन मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर कपिल देव रावत पे लेख लिखूं कि न लिखूं। मैंने 2500 पत्र आपके पढ़े और 2500 पत्र में एक पत्र में भी आपने अपने लिए कुछ नहीं लिखा। तो मुझे इतना प्रभावित आज तक कर दिया है कि कपिल कर क्या रहा है। खैर, लंबी चर्चा हो जाएगी, अभी बात करेंगे केदार सिंह रावत। मैं धीरज रावत जी से निवेदन करूंगा कि बड़े भाई श्री प्रेम पंचोली जी का भी आप सम्मान करेंगे, बड़े भाई प्रेम पंचोली जी का। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसके बाद जब कार्यक्रम का समापन होगा तो सभी लोगों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी है, आप सूक्ष्म जलपान करके ही जाएंगे। धन्यवाद। भगवती अट्टासिनी और भौकनाग महाराज के इस तपस्थली बड़कोट में आज डॉक्टर कपिल देव रावत के संघर्ष की बात चिट्ठी पत्र के साथ पुस्तक के लोकार्पण कहा ना कुमाएंगी लोकार्पण मंच पर हमारे सबसे वयोवृद्ध
डॉक्टर कपिल के दादाजी श्रीमान रावत जी, हमारे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य रही हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं बहन डॉक्टर स्वराज विद्वान जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा बहन जसोदा राणा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित जो राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मखाल के इस समय प्राचार्य हैं डॉक्टर R.S. असवाल जी, हमारे बहुत ही वयोवृद्ध आते रहे हैं श्रीमान अबलचंद कुमाई जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बड़कोट के हमारे संचालक आदरणीय गौड़ जी, हमारे बहुत ही सम्मानित जो ज्योतिषाचार्य हैं माँ रेणुका के जो पुजारी भी हैं आदरणीय शक्ति प्रसाद सेमवाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी इंजीनियर रमेश रावत जी, इस मंच का संचालन कर रहे हमारे बहुत ही कर्मठ और मैं समझता हूं कि बहुत ही सक्रिय साथी, पत्रकार साथी आदरणीय प्रेम पंचोली जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व अध्यापक आदरणीय महिपाल सिंह असवाल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक हमारे आदरणीय उनियाल जी, पूर्व तहसीलदार रहे हमारे कठैत जी, हमारे पूर्व अध्यापक आदरणीय बहुगुणा जी, पूर्व अध्यापक हमारे आदरणीय रुकम सिंह जी और हमारी नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्षा बहन रावत जी, अनुपमा रावत जी, वो किनारे बैठ गई ना इसलिए किनारे पे बाद ही में नंबर आ रहा है। और इस बहुत ही शुभ अवसर पर हमारे बीच में जो हमारे इष्ट देवताओं के, आराध्य देवताओं के जो माली हैं, पुजारी हैं आदरणीय डिमरी जी और सभी हमारे आदरणीय पूजनीय पुजारीगण, हमारे गौड़ जी भी पुजारी हैं कि हम तो आई पुजारी, ये भी रघुनाथ जी के पुजारी, रघुनाथ जी के पुजारी है पूर्व प्रधान ब्रजमोहन गौड़ जी, हमारे वरिष्ठ साथी किताब सिंह रावत। चुनाव परिणाम के बाद और कमल सिंह जी, लगभग 10,000 लोग वहाँ पे थे और कमल सिंह जी जो है इतना बड़ा बकरा उठा के उस सभा में ले आया। मैंने कहा ये क्या आफत ले आया यार, और सीधे मंच पे ले आया, बहुत बड़ा बकरा। ऐसे कमल सिंह जी हैं पटांगनी से, इनकी हजारों भेड़ बकरियां हैं। हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित पत्रकार साथी हमारे नौटियाल जी और चिरंजी सेमवाल जी कहाँ चले हैं? उधर चले, मैंने समझा कहीं खिसक तो नहीं गए। अच्छा, और हमारे जाड़ा जी, कलूड़ा जी, रावत जी, सभी सम्मानित पत्रकार साथी, आदरणीय उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माता बहनों, नौजवान साथी, मैं
मैं डॉक्टर कपिल देव रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनके साथ ही जिनका एडिटिंग में जो है बहुत अहम योगदान रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे हमें भी याद आती रहती है कि यार कितने संघर्ष किए, कितने काम किए। अच्छा होता अगर हम भी एक किताब लिख देते, लेकिन लिखने का मन नहीं करता है। याद तो है सारे संघर्ष की बातें कि कहाँ कहाँ क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या काम हुए, लेकिन लिखने का मन नहीं करता है। लिखने के लिए भी मन चाहिए, कवि या लेखक का मन चाहिए, वही लिख सकता है। अब हम लोग तो ये है कि विचार करते हैं सिर्फ और सड़क पे उतर जाते हैं काम करने के लिए। लेखन की जो शक्ति है, लेखन की जो कला है, लेखन की जो विधा है, वो भी अपने आप में एक विशिष्ट कला। वो हर कोई नहीं लिख सकता। हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं यार लिखना था, ये तो सब संस्मरण थे, लेकिन अगर सब लिखने लगते तो सब लेखक हो जाते, सब कवि हो जाते, सब पत्रकार हो जाते। तो ऐसा तो नहीं है, वो तो चंद ही लोग हैं जो लिख सकते हैं अपनी बात को, अपने विचारों को कलम की धार से कागज पे उतार सकते हैं। तो ऐसे हमारे प्रेम पंचोली जी, जिन्होंने उनका सहयोग किया इस किताब को लेखन में, एडिटिंग में, उनकी भी बड़ी भूमिका है। और डॉक्टर कपिल के जो ये आप पत्र पढ़ेंगे तो ये एक सोच होती है व्यक्ति की, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, लेकिन सामाजिक सोच रखना, एक सामाजिक चिंतन रखना, एक समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसकी सोच जो है कमी लोगों को होती। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, ज्यादातर लोग जो है अपने लिए सोचते रहते। तो वो तो फिर माया जाल तो ऐसा बना रखा है जिसको बोलते हैं 99 का चक्कर। वो अंबानी, अडानी और बिरला टाटा का भी 100 नहीं होने वाला कभी। 100 करते करते वो भी चल देते। लेकिन कुछ सोच जो है सामाजिक होनी चाहिए। अब भले डॉक्टर कपिल देव ने आंदोलन नहीं की, लेकिन पत्र के माध्यम से तो जो है उन्होंने अपनी बात को उठाया, अपनी सोच को रखा है, पहुंचाया है, उस पर कार्रवाई करवाई, उस पर लगे भी। अब बहुत सारे काम हैं याद आते हैं, लेकिन 2 काम मैं समझता हूं कि प्रमुख हुए, क्योंकि विकास के तो बहुत आयाम हैं, सड़क से लेकर के, बिजली पानी से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, स्कूलों से लेकर के, और उसके अतिरिक्त भी जो है खेल मैदानों की भी सोच थी मेरी। आजकल बच्चे बुलाते हैं नहीं क्रिकेट मैच के लिए आ जाइए, जब जाते हैं वहाँ आप जाना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन देखते हैं कि डोक रुपड़ खेलना बीटू बीटू, कहीं मैदान ही नहीं है किसी गांव में, तो जगह भी नहीं थी। और मेरे दिमाग में ये सोच थी कि यार बच्चे जो इतने क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उनके लिए खेल का मैदान कहाँ, ऐसे में कहाँ हमारी खेल प्रतिभाएं जो है आगे आ पाएंगी। तो मैंने प्रयास किया, राजगढ़ी का मैदान तो तैयार भी करवा दिया, और दूसरा मिनी स्टेडियम मैंने स्वीकृत करवाया था रवाड़ा, ये आपके खरादी रवाड़ा, वहाँ मिनी स्टेडियम होना था। उसमें मिनी स्टेडियम की सारी व्यवस्थाएं थी, बजट भी स्वीकृत, काम भी शुरू हुआ। अब लोग बोलते हैं साहब वो बंद पड़ा है। मैंने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, मुझे तो आपने जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, क्यों ना टेल, जब मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया तो अब जिनको जिम्मेदारी दिया है उनको पूछो, क्योंकि उसका तो बजट स्वीकृत है सेमवाल जी। ऐसा नहीं है कि बजट स्वीकृत है, घोषणा है, बजट स्वीकृत है, तो क्यों नहीं हो रहा है। चाहे हमारा सामुदायिक विवाह केंद्र है, एक सोच की बात होती है, और जगह कहीं खेल मैदान के लिए जगह ही नहीं मिल पाई तो कहाँ करना। सामुदायिक विवाह केंद्र किस लिए, आजकल अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को भी छुट्टी मिली होगी,
शादी ब्याह से मिली, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, उस गांव भी दौड़ रहे हैं, उस गांव भी दौड़ रहे हैं, उस गांव भी दौड़ रहे हैं, और हर गांव में जो है टेंट ढुलाई हो रही, कुर्सियों की ढुलाई हो रही, सामान की ढुलाई हो रही, और आ रहे भाई उन लोगों का जो बारात में जा रहे हैं उनका भी तो समय खराब हो रहा है। वो गाड़ियों का भी जो है बेकार में जो है खर्चा हो रहा है, 100 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ क्यों जा रही। तो मेरी सोच थी कि जिस तरह से चकबंदी जो है वो समय और श्रम को बचाती है और सरकारी योजनाओं का भी सही लाभ देगी किसान को, उसी तरह से विवाह बंदी भी एक बहुत बड़ा चमत्कार लेके आएगी समाज में। जो है पहले दिमाग में आता है उसका आम आदमी जो है उसको विचार नहीं कर सकता कि इसका क्या फायदा है, और जब वो विचार जो है धरातल पर उतर जाता है और प्रैक्टिकल में चलना शुरू होता है तो आम आदमी बोलता है वास्तव में यार बहुत फायदा वाली बात है। भाई टेंट की ढुलाई से आप बच जाते, बारातों के काफिले से बच जाते, एक गाड़ी में दूल्हे वाले आए, एक गाड़ी में दुल्हन वाले हैं, वो चाहे उत्तरकाशी वाले भी वो भी आ सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है ना, एक गाड़ी में आ गए। लड़की वाले हैं तो एक गाड़ी में आ गए, लड़के वाले मोरी से भी हैं तो एक गाड़ी में आ जाओ। दिन भर जो है से गरीब आदमी की शादी भी धूमधाम से होती है, भले उसने 20 कार्ड 85 कार्ड दे रखे हैं, लेकिन 50 शादियां हो रही हैं, पूरे मैदान में जो है तांदी गीत लग रहे हैं, रासू लग रहे हैं, तो गरीब आदमी को भी ये महसूस नहीं होता कि मेरे एक तो कोई आई ना, उसकी भी लड़की की शादी धूमधाम से हो जाती है। तो कम से कम खर्चे में, और जो मेहमान हैं उनका भी गांव भाग रहे हैं, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना था, कई जगह नहीं जा पा रहे, वो नाराज हो गए, वो हमारा खास रिश्तेदार है ही नहीं। अरे आप जाओ, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको 10 कार्ड हैं तो 10 न्योते लिखाओ, 20 कार्ड हैं तो 20 न्योते, 5 कार्ड हैं तो 5 न्योते लिखाओ, आधे घंटे में आप निपट करके अपने काम पे चले जाओ। पूरे समाज का भाग दौड़, समय, खर्चा वो बच गया। तो ये एक विचार होते हैं, और उसके लिए भी सेमवाल जी बजट स्वीकृत है, जियो हो रखा है। अब होता है बजट स्वीकृत, अगर शासनादेश हो गया तो प्रथम चरण में जो है उसमें पैसा पड़ा 1-1.5 करोड़, जो भी पड़ा 2 करोड़, उसके 2 मंजिला खड़ी हो गई, अब सिर्फ लेंटर पड़ना था, उसकी फिनिशिंग होनी। तो जो शासनादेश हो रखा है, स्वीकृत हो रखा है, उसमें आप पैसा क्यों नहीं डलवा रहे? अंतिम किस्त पड़नी थी 50-60 लाख रुपए जिसकी फिनिशिंग है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ। तो खैर चलिए, विचार करने वाली बात है, लेकिन 2 काम मुख्य मैं बताना चाह रहा हूँ। वो इसी परिप्रेक्ष्य में जब मैं पढ़ रहा था डॉक्टर कपिल देव की इस किताब को, तब मुझे याद है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरी आदत भी ऐसी रही है, आप सब लोग जानते हैं कि मैं दिखावा कम करता हूँ, काम ज़्यादा, इसलिए आम आदमी तक जो है नहीं पहुँच पाती बात कि ये किया किसने। ओबीसी जो है राज्य से लेकर सेंटर तक किसने करवाई, कोई जानता ही नहीं। अब सिर्फ चिरंजीव भाई या पत्रकार लोग जानते होंगे, बात अलग है, वो तो पढ़े लिखे लोग वो समझते हैं, लेकिन आम आदमी तक जिसके लिए किया गया उसको पता ही नहीं। छोटे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, है भगवान जी टाइम हो गया है, आपने कराई बगुड़ा जी के टाइम पे। चलिए 5 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा आपके। 2003 की बात है, अभी जनजाति वाली आंदोलन की बात चल रही थी। स्वर्गीय जोत सिंह रवाटा जी जब यहीं बैठे थे, इसी जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग बनी, याद है आप लोगों को? यहीं पे स्मारक भी बना था, खिलाड़ी शहीदों का स्मारक भी लगा हुआ था यहाँ पे, स्मारक स्थल। तो मैं भी आया था, आंदोलन चला, नहीं हो पाया। 2003 की बात है, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं चुनाव हार गया था 2002 का। तो ऐसे हम 10-20 लोग इकट्ठे होकर के गए, हमने कहा भाई बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हमको मिले हैं, जो केंद्र में
2 बार मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतने अनुभवी आदमी से हम कुछ अपना काम करवाएं। तो हम लोग गए, हमने कहा साहब हमारा रवाल्टा जौनपुरी को जो है आप जनजाति में घोषित करवाइए। अब देखिए इतने अनुभवी आदमी, उन्होंने कहा केदार सिंह जी जनजाति नहीं हो पाएगा। मैं केंद्र में भी रहा हूँ, केंद्र सरकार ने पाबंदी कर दी, इसके बाद कोई जनजाति नई घोषित हो ही नहीं सकती, नहीं हो रही। तो आप लोगों ने देखा कोई नया क्षेत्र या कोई जनजाति घोषित हो रही नहीं, केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी, बोले ये नहीं हो सकता। आप लोग जो है ओबीसी करो, ओबीसी राज्य का मैं कर दूंगा, वो मेरे हाथ में। उन्होंने ये भी बोला यार उत्तराखंड का ओबीसी का जो है सारा फायदा जो है हरिद्वार वाले उठा रहे। अब पिछड़े हुए हम पहाड़ के लोग हैं, हम तो उसका फायदा ही नहीं ले पा रहे। ये मैं कर दूंगा, पर एक काम करो 3 महीने तक आंदोलन चलाओ। अनका जी बिल्कुल सही बोले, अनुभवी राजनेता थे। उन्होंने कहा केदार सिंह जी आंदोलन चलाओ, लोग बोलेंगे केदार सिंह ने किया। मैंने ठीक है। अब हम जो है बैठक करने अलग गए, हमने कहा ठीक है साहब हम आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं। बैठक करने अलग गए, अलग बैठक कर ही रहे थे। तो उस बैठक में एक नैनबाग के हमारे डॉक्टर हैं बीरेंद्र सिंह, और ये उस समय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे वहाँ के जोत सिंह रावत। दोनों पढ़े लिखे आदमी, एक डॉक्टर हैं और दूसरे भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। वो दोनों आए और इतना ड्रामा कर दिया वहाँ पे कि तुम हमारी जनजाति की मांग को जो है गड्ढे में डाल रहे हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग की मांग उठा करके जनजाति की मांग को गड्ढे में डाल लो। आओ जरा क्षेत्र में हम तुम्हारे जो है घेराव कराएंगे और पथराव कराएंगे। मेरे समझ में बात आ गई। मैंने कहा यार जब पढ़े लिखे आदमी को नहीं आ रही समझ में है, ये तो हम ही समझ पाए ना कि भाई तिवारी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जनजाति नहीं हो सकता, ओबीसी ले लो जो मिल रहा। लेकिन अब उनको कौन समझाए, वो बोले आओ। और हमारा प्रोग्राम बन गया था कि इतने तारीख को छत्तीसगढ़ में होगा बैठक होगी, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। इतने तारीख को नैनबाग में, इतने तारीख को डांटा में, इतना तारीख को नौगांव में, बड़कोट में, पुरोला में, मोरी में, ब्रह्मखा। आ गया इसका बारात घर का उल्लेख आ गया। आपने सुना ही नहीं आया। कम से कम 2 मिनट बोला हूँ मैं बारात घर पे। क्यों? अब थोड़ा उम्र का भी तकाजा होता है, विस्मृति हो जाती है ना। तो मैंने कहा भैया बात खत्म करो। जब पढ़े लिखे आदमियों की हाल है और वास्तव में हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, पुरोला जाएंगे, तो जिन लोगों के लिए हम उठा रहे हैं बात को, वही हमारे पत्थर मारेंगे। जिनके फायदे के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और उसको करने की बात कर रहे हैं, वही पत्थर मारेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, वापस चलो तिवारी जी के पास। 10 बजे रात को हम तिवारी जी के पास गए। 1 बजे रात को मिला समय। वो डबल बेड पे बैठे हुए थे, पालथी मार के, चारों तरफ जो है फाइलों के ढांग लगे हुए थे। उनका आओ महाराज इस तरह से बोलते थे तिवारी जी। बोले देख रहे हो महाराज ये सब फाइलों के चट्टे लगे हुए हैं, सुबह 4 बजे तक दस्तखत करूंगा, फिर 4 बजे सोऊंगा, 6:30 बजे उठ जाऊंगा, 2.5 घंटे सोता हूँ। मैंने धन्य हो महाराज। बोले कैसे आए? मैंने महाराज ऐसा है कि जब पढ़े लिखे लोगों के ये हाल हैं, वो कह रहे तुम हमारी जनजाति की मांग को गड्ढे में धकेल रहो, और ये ओबीसी की मांग को कहाँ से ले आएगा। तो मैंने जब पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं, हम तो आम आदमी के बीच में जाएंगे तो हम पथराव करेंगे जिनके लिए हम लड़ाई लड़े। तो देखिए जो अनुभवी नेता होता, कोई नया नया होता, वो बोलता नहीं यार छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। वो अनुभवी नेता थे, उन्होंने कहा यार बात तुम ठीक कह रहे हो केदार सिंह, ऑल राइट, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। जब पढ़े लिखा आदमी समझने को तैयार नहीं, आम आदमी क्या समझे। बोले 9 तारीख की तारीख घोषित हुई। उस समय डांटा में मेला चल रहा था, सरदोत्सव, 9 नवंबर, और 9 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, और 4 जनवरी 2004 को इसका शासनादेश जारी हुआ रवाल्टा जौनपुरी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर। तो मुझे वहां से याद आई, अब क्या हुआ उसमें कि वो रनवाल्टा जौनपुरी हो गया, रनवाल्टा
जौनपुरी, जिसके लिए कपिल ने चिट्ठी लिखी। मैंने बल्कि इसको बोला, ये अब वो इंग्लिश में लिखते हैं ना सेवाल्टी, रनवाल्टा, RANWALT, तो रनवाल्टा, वो हिंदी में भी वही लिख दिया उन्होंने, रनवाल्टा जौनपुर। अच्छा, अब मैंने तो समझा भाई हो गया घोषित, तो मेरे तो दिमाग में बात आई। अब कपिल ने पढ़ा होगा कहीं पे, या कुछ लोगों ने परेशानी में पड़े होंगे, तो इन्हें तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे उत्पल कुमार सिंह जी, उनके माध्यम से वो संशोधन करवाया केंद्र से, तब वो रवाल्टा जौनपुर। और एक संशोधन और करना पड़ा उसको जब केंद्रीय हो गया। देखिए, केंद्रीय का भी मेरे दिमाग में था कि केंद्रीय ओबीसी भी करवाना था, लेकिन समय बीतता जाता है। 2007 में मैं जब विधायक बना आप सब लोगों के सहयोग से, तब भी मेरे दिमाग में था यार केंद्र तक पहुंचाना था रवाल्टा जौनपुरी, लेकिन दिमाग में और ही और बातें आ जाती। अब कई लोग मेरे गाबलूम रहे मरे, कहीं मेरे बासलू रहे मरे, कहीं कोई बोले पूछता रहे, मतलब दिमाग इतना हो जाता है, तो बड़े कामों के लिए समय निकल जाता है, पर दिमाग में था मेरे। और 2009 की बात है, बल्कि परसों एक लड़के ने मुझे याद दिलाई, आईटीबीपी से 11 लड़के नौकरी से बर्खास्त होके आए। 2009 की बात है, और वो 11 के 11 लड़के मेरे पास पहुंचे दे रहे। उसमें से 2-3 लड़के नंगाण गांव के, हम और बाकी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक लड़का बाई दी वे परसों जो है वहीं आ रखा था देहरादून मेरे आवास में, यशवंत खान का। वो बोले हाँ जी मैं भी था। वो आईटीबीपी की सर्विसेज से बाहर हो गए, बर्खास्त। भाई कैसे हुआ, क्या हुआ? बोला साहब हमने वो आईटीबीपी के फॉर्म भरते समय जो ओबीसी लिख दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया, 10 महीने की ट्रेनिंग भी हो गई और ज्वाइनिंग भी हो गई। अब ज्वाइनिंग के बाद जब उनकी सर्विस बुक बन रही थी, तो वहां पे आया कि अरे ये तो राज्य ओबीसी है, सेंट्रल ओबीसी थोड़ी, आईटीबीपी तो सेंट्रल सर्विस है, केंद्रीय सेवा है, दे उनको बर्खास्त कर। अब वो रोते हुए मेरे पास पहुंचे 2009। अरे मैंने कहा यार बताओ, कब से मैं 2003 से जब ये राज्य का हुआ तब से ही सोच रहा हूँ कि यार केंद्र का करवाना था, केंद्र का करवाना था, लेकिन आई नहीं रही, एकदम से पिन पॉइंट नहीं आया। बस तब मैं लग गया था और उसको केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय ओबीसी भी करवाए। अब लोग कुछ भी बोले किसने किया, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे वो मैंने किया, केदार सिंह रावत ने किया। और वो बहुत और तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत मैं वही दे रहा हूं कि वो महाराष्ट्र के थे मंत्री, उसमें सामाजिक अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मैं अभी नाम उनका बोल रहा हूं। उनके पास जब मैं गया, बहुत संघर्ष करके विधानसभा का घेराव करके मैंने राज्य सरकार से रिकमेंडेशन करवाई थी। नहीं तो राज्य सरकार भी बाहर बोलती थी पब्लिक में, अरे ये तो केंद्र का मसला है, केंद्र सरकार करेगी। जबकि वास्तविकता ये होती है कि जब तक राज्य सरकार रिकमेंड न करे तब तक केंद्र सरकार नहीं करती। फिर विधानसभा का घेराव किया मैंने 10 मार्च 2010, जब विधानसभा का घेराव किया आपने, रवाल्टा और जौनपुरी में ऑब्लिक था ही नहीं, सेंटर वाले जो जियो हुआ, रवाल्टा जौनपुर ऑब्लिक जौनपुरी होना चाहिए ना, अलग अलग है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो जारी होता है, रवाल्टा का अलग होता है, जौनपुरी का अलग होता है। अब एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उनका रिश्तेदार परसों मिला था मुझे, उसने याद दिलाई कि हाँ वही था वास्तव। वो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो है सेलेक्ट हुआ। अब वो ले गया ओबीसी का वो प्रमाण पत्र की प्रमाणित किया जाता है, ये जौनपुरी समुदाय का है। उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जौनपुरी समुदाय ओबीसी में सेंटर में कहाँ है, ये तो रवाल्टा जौनपुरी समुदाय है। तो उन्होंने कहा रवाल्टा अलग है, जो उनका नाम हम नहीं जानते हैं, जो केंद्र का जो जियो है वो रवाल्टा जौनपुरी, तो उनको पता है। फिर उसके लिए मैंने प्रयास किया, वो सेंटर से ही मैंने ऑब्लिक करवाया, रवाल्टा ऑब्लिक जौनपुर, तब जाके उनको जो है नौकरी लग पाई वहाँ। तो ये आती है समस्याएं कि आम जनता को पता नहीं होती। अब कई लोग ये होते हैं ना कि इनको बोलते हैं बवाली की काम ये ते हो करो और हल्ला ये ते मचा, तो लोग भी ते याद करो यार ये, और जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं, हल्ला कम करते हैं।
तो आदरणीय भाई और बहनों, एक तो ये ओबीसी वाला, दूसरे में वन अधिकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है पत्रकार साथियों। ये जो आपके सुनाली से डांडा गांव रोड है, ये मैंने वन अधिकार अधिनियम में यहीं करवाई स्वीकृत, नोडल में नहीं जाने दी। और उसका भी किसी को पता नहीं था, वो 2006 का एनेक्टमेंट है। साथ में जब मैंने उठाया तो अधिकारी और मंत्री बगलें झांकने लगे। फिर उन्होंने कहा जी हमें 3 महीने का समय दीजिए, हम अध्ययन करके आएंगे। मैंने बराबर जब इसको उठाया तो ये 18 नवंबर 2008 को उत्तराखंड में लागू हुआ और बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। उसका पूरा नाम तो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006। संक्षिप्त में बोलते हैं उसको वन अधिकार अधिनियम। बहुत अधिकार है उसमें हम लोग, पूरे देश का है वो कानून। लेकिन यहाँ जो है 18 नवंबर 2008 को जो है लागू मैं नहीं करवाया, अकेला विधायक था। और जो लोग पीड़ित थे, बल्कि कुछ लोग तो पीड़ित होंगे, ये जो आपके राड़ी घाटी से लेके और नगल महर गांव तक सारे छपरे उखड़ गए थे, वो याद होगा। बाकी किसने वो बचाया कि किसी को पता नहीं। आपके पूरे धारी कपनौल में चाहे भंडारसू में सेब के बागीचे काट दिए थे फॉरेस्ट वालों ने, अगर इतना याद होगा। जब मैंने ये लागू करवाया, बीबीआरसी पुरुषोत्तम थे उत्तरकाशी में डीएम। मैं उत्तरकाशी पहुंचा, मैंने कहा बीबीआरसी साहब आप जो है इन दोनों डीएफओ को, यमुना डिवीजन के भी और उत्तरकाशी के भी, इन दोनों को मैंने कहा जेल भेजिए, नहीं तो मैं तब तक नहीं मानता, मैं यहाँ धरने पे बैठने वाला। फिर उन्होंने किसी तरह से क्षमा प्रार्थना की, बोले जी कल सुबह बुलाते हैं। उनको बोला भाई तुमको मैं जेल से छुड़वा रहा हूँ, ये विधायक जी यहाँ पे हैं। जब वन अधिकार अधिनियम लगा हुआ है, तुमने कैसे उखाड़ दिए, कैसे काट दिए लोगों के बागीचे। और अगर आपको क्षमा तभी की जाए, आप आज जाइए और आज के आज जो है सारे छप्पर खड़े करके आइए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम आई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये सारे सब खड़े किए, राड़ी से लेकर के नगल महर गांव तक जो ये उखड़े। और उसमें तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन जागरूकता की कमी है, किसने किया, क्या किया और क्या उसके लाभ हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि नैनीताल जिले के कुमाऊं के लोग थोड़ा जागरूक तो हैं। नैनीताल जिले के लोग एक बस में भर के आए, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, और विधायक निवास में आए। उन्होंने कहा हम तो आपका धन्यवाद करने आए हैं कि ये कौन विधायक है जिसने ये लागू करवाया, जिसने उत्तराखंड में ये लागू करवाया, क्योंकि वो लोग भी बहुत पीड़ित हैं, तराई के लोग भी। मैंने समझा यार, मैंने कहा ये कुमाऊं के लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए, इतनी दूर से मेरा ही धन्यवाद करने के लिए थोड़े आते। मेरे क्षेत्र के लोग तो कोई धन्यवाद कर नहीं रहे यार, ये आते इतने दूर से। मैंने समझा चलो ये एडवांस लोग हैं और काम से आए होंगे तो मुझे मिलने भी आ गए। अब जब वो धन्यवाद करके बाहर निकले तो बस बाहर ही खड़ी थी, वो विधायक निवास के बाहर, और उसका ड्राइवर और कंडक्टर वहीं पे था। मैंने उनको बुलाया, मैंने यार सही बताना तुम कहाँ से चले और कहाँ हो क्या है। बोले साहब हम सीधे नैनीताल से चले हैं और सीधे यहीं पे आ रहे हैं और अब सीधे बैठ के जो है वापस जा रहे हैं। मैंने कहा सही बता रहे हो? बोले साहब बिल्कुल सही बता रहे। तो बताइए इतने जागरूक लोग कितनी दूर से बेचारे वो ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य जो है बस भर करके स्पेशली धन्यवाद करने के लिए। तो 2 बातें, बाकी तो विकास के कार्यों की चलती रहती हैं। तो ये डॉक्टर कपिल ने ठीक किया कि इसका संस्मरण लिख दिया, और अब मैं भी चाहता हूँ कोई लेखक मिले ताकि लोग पढ़ते तो रहें कम। डॉक्टर कपिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि नौजवान पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए इस तरह के कार्य जो है बराबर निरंतर समाज के सेवा के लिए, समाज की उन्नति के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए ये बराबर उठाए जाने चाहिए। भाई ये सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना किसी राजनीतिक उसके। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मंचासीन सभी
अतिथिगणों का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ। सभी अपने माली पुजारियों का भी बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अभी गाना फिर बजेगा, सब लोग यहाँ पर डांस करेंगे। धन्यवाद पंजोली जी। सरस्वती इस मंदिर में स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट के इस प्रांगण में आज बाबा बौखनाग और बाबा चंद्रेश्वर माँ अटेशनी के सानिध्य में आज संघर्ष की बात इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी, पूर्व विधायक श्री केदार सिंह रावत जी, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र और मैं और सम्मानित मंच और मेरी बाईं ओर बैठे हुए सभी हमारे कुल देवता, ग्राम देवता के पुजारी, माली लोग, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। और दाईं ओर दीर्घा में बैठे हुए सभी पत्रकार बंधु, मैं आपका भी यहाँ पे हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और काफ़ी देर से इस धूप में बैठे हुए हमारे बाजगीगण जो कि हम सभी का स्वागत करते हैं, मैं आपका भी यहाँ पे हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और इस प्रांगण में बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग, आदर्श और नौजवान भाई, माता, बहनें तथा प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप पूरे दिन भर यहाँ पे इस कड़कती धूप में बैठे रहे। ये आप सभी के दिल में डॉक्टर कपिल देव के लिए प्यार झलकता है। और यहाँ पर जो इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं प्रेम पंचोली जी, आपकी भाषा में, आपके बोलों में जो मिठास है, शायद आप ही ने सभी लोगों को यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर किया है। आप भी बधाई के पात्र हैं, आपको भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर कपिल देव रावत जी को मैं हार्दिक दिल से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपना संघर्ष जारी रखें। अभी आप बच्चे हैं, जब भी आपका फोन आता है और आप बोलते हैं ताई जी वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, इसके बारे में लिखना है, तो बड़ा हर्ष होता है कि हमारे बीच में कोई तो है जो इन चीज़ों पे ध्यान देता है। नहीं तो हम लोग, आप है चाहे हम हैं, रास्ते में हम चल रहे हैं, अगर कोई बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है या कोई लकड़ी पड़ी है, मुझे ठोकर लग गई पर मैं उसको हटाती नहीं हूँ, तो दूसरा व्यक्ति आता है फिर उसको भी ठोकर लग जाती है। जबकि हम है कि देखते सब हैं कि ये रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पे कीचड़ है या इसकी दीवार गिरी हुई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि इसके बारे हम कुछ लिखें या किसी को बोले। तो डॉक्टर कपिल देव इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन मांगों को अपनी पूरी तब तक लगे रहते हैं जब तक पूरी नहीं करवाते हैं। इस चीज़ के लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, मैं कपिल देव की ताई जी हूँ, उस नाते हम एक ही परिवार के हैं, उस नाते मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे पुनः एक बार हार्दिक दिल से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद श्रीमती रावत। हमारे बीच में ग्राम प्रधान विनोद जैन। सहस्त्रबाहु की ऐतिहासिक धरती, राजकीय
स्वर्गीय बुद्धि सिंह इंटर कॉलेज बड़कोट में संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ जिसका आज विमोचन हुआ है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनको विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है, आदरणीय बड़े भाई केदार सिंह रावत जी, इष्ट देव बाबा भौकनाथ, माँ अटासिनी, माँ भटासिनी, राजा रघुनाथ, माता रेणुका के सभी पुजारीगण और मंचासीन समस्त अतिथिगण, क्योंकि अगर मैं संबोधन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लोग यहाँ पर बोर हो गए हैं। चतुर्थ स्तंभ के रूप में जिनको कहा जाता है, समस्त मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई, प्रिंट मीडिया भाई और यहाँ पर जो सफल संचालन कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की बार बार पीड़ा उठाते रहते हैं, मेरे छोटे भाई पंचोली जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति और युवा भाइयों, हम सब लोगों के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने बीच से एक उभरता हुआ सितारा हम सबके बीच में कार्य कर रहा है, विमोचन हो गया है। हर चीज में उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, जिले के लिए और यहाँ तक कि जैसा अभी आदरणीय बड़े भाई केदार सिंह रावत जी ने कहा है कि केंद्रीय ओबीसी में भी जो शुद्धिकरण का मामला था वहां तक उन्होंने सोचा है, ये हम सबके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। निश्चित तौर पर बड़े भाई केदार सिंह रावत जी अभी कह रहे थे कि केंद्रीय ओबीसी उन्होंने जो करवाई है, मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से तो उनका आभार बार बार व्यक्त करती हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर से भी इस मंच के माध्यम से आज उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि केंद्रीय ओबीसी अगर आज नहीं होती, मेरे स्वयं के दोनों बच्चे एमडी कर रहे हैं, जिनको कि ओबीसी कैटेगरी में से वो एमडी कर रहे हैं, तो हम सबके लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने उन्हें पहले भी और आज पुनः इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर कपिल देव रावत जिस प्रकार से अपने मार्ग में लगे हुए हैं, इसलिए कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात कहूंगी, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गलतियां भी होती है, लेकिन उन सबको हमें पार करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं कहूंगी जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने पे विश्वास होना चाहिए। गलतियां होना लाजमी है, मगर हमें हर भूल का एहसास होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत देर तक आप लोगों के बीच में बाधा न बनते हुए कपिल देव रावत जी के लिए सिर्फ एक लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगी। सूर्य की हर किरण रोशनी दे आपको, सूर्य की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो क्या दे सकते हैं आपको, इष्टदेव बाबा भौकनाथ, राजा रघुनाथ, माँ टासिनी, माँ भटासिनी, समस्त उत्तराखंड के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो दुनिया की हर खुशी दे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की हर खुशी की क्षमता लगातार दे आपको। आइए कपिल देव रावत के गीत के साथ हम लोग सब झूमते हैं। तो परवीन बटन दबा।
साथी हैं समाजसेवी डॉक्टर कपिल देव। उनके द्वारा जो पत्राचार विभिन्न समस्याओं को लेकर के और जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके संबंध में उन्होंने एक पुस्तिका एडिट करवाई है। हमारे प्रेम पंचोली जी जो पत्रकार हैं उनके द्वारा वो एडिटिंग हुई है, उसकी लेखन हुआ है, तो बहुत अच्छा वो यादगार है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यों की ज़रूर जो है एक यादगार पुस्तिका जिस तरह से ये लोकार्पित की गई ऐसी ही जो है पुस्तिकाओं के माध्यम से, ताकि आम जन तक जो है जानकारी समस्याओं की और उनके निराकरण किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से समस्याएं उठाई जाती हैं, इसकी जानकारी जो है आम जनमानस तक पहुँचे। मैं डॉक्टर कपिल देव को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस प्रयास के लिए, और बधाई देना चाहता हूँ इस लोकार्पण समारोह। संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ किताब का आज लोकार्पण हुआ है। मैं डॉक्टर कपिल रावत को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद ये दस्तावेज तैयार किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रेम पंचोली जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वास्तव में, जैसे विधायक जी ने कहा कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उन कामों का संकलन नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। और व्यवस्थित रूप से जो पंचोली जी ने आदरणीय डॉक्टर कपिल देव जी के कार्यों का संकलन किया है, उसके लिए मैं कपिल देव जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रेम पंचोली जी को धन्यवाद देती हूँ। और ये हिंदी साहित्य की एक विधा है, संस्मरण। ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। ये चर्चा, परिचर्चा, संस्मरण, ये बहुत पुराने समय से हिंदी साहित्य की मूर्धन्य विद्वान भी इस विधा का प्रयोग करते थे। और आज पुनः इसको चिट्ठी पत्री के साथ संघर्ष की बात कपिल देव जी ने जो इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ, उद्घाटन हुआ है, लोगों के हाथों में एक पुस्तिका गई है। निश्चित रूप से इसको पढ़ कर के अन्य नौजवानों को भी और समाज के अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हम सबको अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। विकास मेरी कामना पहले मैं आप सब लोगों का अपने हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जितने आज यहाँ पे अतिथि आए हैं और मेरे जितने भी देवतुल्य मेरा दुख समझा, कई लोगों से सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जो मेरी ये दूसरी पुस्तक, जो मेरी पहली पुस्तक थी वो थी संघर्ष की राह पर डॉक्टर कपिल, और ये जो दूसरी पुस्तक आज निकली है जो सामाजिक कार्यों से जो पूरी पुस्तक बनी हुई है, तो ये है संघर्ष की बात और चिट्ठी पत्री के साथ। क्योंकि समाज में आज आप देख रहे हो कि हर आदमी, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो चाहे सामाजिक के फील्ड में हो, तो मतलब हर चीज़ को पाने का तरीका आजकल लोगों ने अलग कर दिया है कि या तो वो NH को जाम करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे या कहीं पर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन मैंने इस पुस्तक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम कोई भी अगर कार्य करें तो हम पढ़े लिखे तभी माने जाएंगे अगर हम उस कार्य को एक अपने पत्र के माध्यम से करें। और पत्र में इतनी ताकत होती है कि इस पत्र अगर मेरे पास नहीं होते तो आज इतनी बड़ी पुस्तक आप लोगों के सामने नहीं होती। तो मतलब ये है कि आने वाले समय में भी हम अगर इसी प्रकार से जो पत्र हम लगातार सरकार तक यहाँ के जो जन समस्या है उसको पहुंचा रहे हैं, तो ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से निरंतर मुझे यमुना घाटी के सभी लोगों का, देवतुल्य लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यही मुझे सामाजिक कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा देती है। क्या कहना आपको इस पुस्तक के बारे में? आज जो ये पुस्तक का जो शुभारंभ हुआ है डॉक्टर कपिल देव रावत के द्वारा, ये एक काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा है कि संघर्ष की जो बात है, जो हमारे दिल में कई संघर्ष उठते हैं, आपके उठते हैं, मेरे उठते हैं, लेकिन उसको किताब में पिरोना और चिट्ठी पत्री के द्वारा जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। और इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल में बैठते हैं, 4 दिन बाद खड़े उठ जाते हैं, काम कुछ नहीं होता।
होता। चिट्ठी अगर पहुँची है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को पहुँच जाती है, मुख्यमंत्री को पहुँच जाती है और काम भी होते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर कपिल देव रावत को हार्दिक दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जो है आगे बढ़े और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। भाई आपने ये पुस्तक लिखी है, क्या लगा आपको, कैसे आए आपके मन में कि मुझे कपिल देव के बारे में जब पता चला कि चिट्ठी लिखते हैं तो मैंने खोजा कि कैसी चिट्ठी लिखते हैं। 2500 चिट्ठियाँ कपिल देव ने लिखी है और 2500 चिट्ठियों में एक भी चिट्ठी उसने अपने परिवार, अपने घर के लिए नहीं लिखी, समाज के लिए लिखी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बड़कोट में गैस एजेंसी बंद हो रही थी, उन्होंने इतनी चिट्ठियाँ दौड़ाई और गैस एजेंसी को बंद होने से बचाया। ऐसे तमाम 2500 चिट्ठियाँ हैं जिसमें से 80% चिट्ठियों पर सरकार ने अमल किया है। तो ये एक यूनिक काम है और चिट्ठियाँ आज नहीं लिखी जा रही, चिट्ठियाँ पहले से लिखी जा रही। यही घाटी है जहाँ से चिट्ठियाँ लिखी जाती। ज्योत सिंह रवाडा जैसे व्यक्ति इसी घाटी में पैदा हुए। तो मुझे लगा, तब तो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम पत्रकारिता के एक भी अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें ऐसे काम जो नेक काम है, जो समाज को दिशा देते हैं, उसके लिए हमने लिखा है। और हमने उसके सारे एविडेंस ढूंढे हैं कि चिट्ठी सच में लिखी या चिट्ठी पे एक्शन हुआ, जहाँ चिट्ठी गई वहाँ से वापस चिट्ठी आई, सारे प्रमाण हमने ढूंढे और उसको इकट्ठा किया है। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिशा निर्देश का काम है कि चिट्ठी लिखें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शासन स्तर पे तभी काम होता है, ऑरल इम्प्लीमेंट वहाँ पे नहीं होता है। शासन स्तर पे लिखित में ही काम होता है। तो आप चिट्ठी लिखें, मैं लोगों से ये कितना समय लगा आपको इस पुस्तक? इसमें 1 साल लगा मुझे, 1 साल पूरा हमको इसको काम करने में लगा, इसको इकट्ठा करने में, क्योंकि प्रमाण ढूंढने में टाइम लगा। जो प्रमाण कपिल के पास भी नहीं थे, सेक्रेटरीट में थे, तमाम और विभागों में थे, इसलिए मुझे लगा कि 1 साल में लग गया।